रखना था, उससे इसके इक्विवेलेंट आ जाते, उससे इसके मोल्स आ जाते, इसके मोल्स आ जाते, फिर जो टोटल मोल शायद 1 दे रहा था तो 10 माइनस करके फिर आ जाते। मैंने क्या बोला आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इन दोनों के इक्विवेलेंट को इक्वल कर दो, उसकी हेल्प से इसके मोल्स आ जाएंगे और फिर आपको 0.1 शायद टोटल दे रखे तो 0.1 को माइनस कर देना इसके आ जाएगा। तो बस क्वेश्चन में छोटा सा ट्विस्ट इतना ही था कि केमनाफोर्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सिर्फ ऑक्सीडाइज करेगा उस चीज को जो ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी रखती है, तो वो सिर्फ फेरस वालों के साथ रिएक्ट करेगा, फेरस वालों के साथ रिएक्ट करेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो जब तुमने बोलना शुरू किया कि पहले मैंने इससे रिएक्ट कराया फिर मैंने इससे रिएक्ट कराया, नहीं मैंने बस FeSO4 के साथ ही कर दिया था। तुमने बोला कि आगे मैंने फेरिक से भी कराया, मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है, इतना पता था FeSO4 का। चलो ये देख लो बाकी अपने आप ये तो कट गया। भयानक क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, कैसे नॉर्मल से बैलेंसिंग आई थी जो केमनाफोर की बैलेंसिंग हम बहुत नॉर्मल बैलेंसिंग मेरे को दिखता तो देखा तो देखो केमनाफोर की बैलेंसिंग क्या है पिछले साल को देखो निकाल इसका एंड फैक्टर 0.3 आया था क्या? ये तो कोई ऐसा भयानक क्वेश्चन था तो तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ आएगा तो तुम नहीं पढ़ रहे हो क्या, तुमसे नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। सो तो फिर टफ क्यों होता है? टफ क्यों होता है? टफ इसलिए होता है जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, एक नंबर कम होने से जे मेंस में 170 बच्चा बैठा है, एक क्वेश्चन लगा इसलिए टफ है। ठीक है, एक नंबर की प्रॉब्लम है, एक ऑप्शन की प्रॉब्लम है, ऑप्शन A B C D में से मान लो B and C आदि आंसर्स, उसमें से अगर आप B C आपको सही लग रहा है, किसी को B भी सही लग रहा है और लगा B भी लगाया, पूरा आंसर गलत हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और मैं अच्छा बेशक आपने B और C तो सही सोचा, तो इसलिए जब मल्टी करेक्ट्स आते हैं, जब ये सब आता है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ गड़बड़ करते हो। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ये मेन का पिछले साल का आया क्वेश्चन, बैलेंसिंग करवाई इसमें MnO4 माइनस है, इसको H2S से रिएक्ट करा रहा है, इससे एलिमेंटल सर्कल बना रहा है और इससे एलिमेंटल सर्कल बना रहा है। तो इसकी बैलेंसिंग करा के इंटीग्रेट टाइप में शायद आपसे ये सब पूछा था कि H प्लस I किसमें लगेंगे, बाकी किसमें लगेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल बैलेंसिंग करके आप करेंगे। ये डेट वाला का पिछले साल एडवांस ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अच्छे भी होते हैं कि कुछ इजी बात है। चल बढ़े आगे, चल आगे करते हैं। तो वैसे रिजर्व साइकिल की अलग से हेडिंग डाल के ऐसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अभी तक पढ़ा वही सारा इसमें भी है, सेम बात है। जो भी चीजें आपस में रिएक्ट कर रही है उनके इक्विवेलेंट को इक्वल कर दो। बस ये है कि अभी तक हम एसिड बेस से रिएक्शन करा रहे थे, इस पर्टिकुलर केस में ऑक्सीडेशन। तो एक दो क्वेश्चन तो हम पहले ही कर चुके जब हमने प्रैक्टिस करा, तो एक दो क्वेश्चन मैंने फेरस ऑक्साइड वाला कराया था, एक अभी जो कराया कि फेरस वाले KmNO4 से रिएक्ट कर रहे थे, तो वो इसी कैटेगरी क्वेश्चन है। वैसे ऐसा बोलते हैं कि अगर आपके पास A है B है और फिर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, लेट्स से इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिएक्शन हो रहा है, तो बस इतना और बोलते हैं कि एट द एंड पॉइंट पे आप ऐसा बोल सकते हो कि इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ B। जितना इतना A और B रिएक्ट करा उन दोनों के इक्विवेलेंट आपस में बराबर है, और जितना इतना आपका प्रोडक्ट बना इक्विवेलेंट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट ऑफ B माइनस, वो भी आपस में बराबर। जिस बेसिस पे ऐसे कभी कभी कंटेंट कराया जाता है, क्वेश्चन कैसा कैसा आएगा सुन लो पहले फिर लिखना। क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन ऐसा आता है, जनरली आपके पास कोई बीकर होगा, उस बीकर में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देगा, जनरली यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देता है। लेट्स से यहाँ जो डाला वो क्या है, वो है KmNO4 या K2Cr2, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग इसकी मुंडी आ गई, ठीक है जी। तो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में वो एक्सेस ऑफ Ki डाल देता है, तो ऊपर से क्या करेगा, खूब सारा Ki यहाँ पे डाल देगा, खूब सारा एक्सेस ऑफ Ki। तो होता है क्या, इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होकर क्या होगा, यहाँ से जो Ki है ये आपका KmNO4 से रिएक्ट होके ऐसा होगा, ये जो I माइनस है ये तो I2 बन जाएगा, और ये एसिडिक मीडियम होने की वजह से Mn2 प्लस आयन में कन्वर्ट जाएगा। ये सब तो अब आपको याद हो गया ना, Mn2 प्लस आयन, ये रिएक्शन होती है पहले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ से जो आयोडीन निकल रही होती है, इन दोनों की रिएक्शन होने की वजह से यहाँ से जो आयोडीन निकलेगी
उस आयोडीन को फिर हम लोग टाइट्रेट कराते हैं इसके साथ, आयोडीन को टाइट्रेट कराते हैं Na2H2O3 के साथ, जो मैं उस दिन आपसे नाम ले रहा था, सोडियम हाइपोसल्फेट का हो या फिर सोडियम थायोसल्फेट या फिर हायोसल्फेट, इसके साथ इसकी रिएक्शन होती है। ऐसा करने से I2 फिर से I- बन जाता है और फाइनली आपके पास बन जाता है Na2S4O6। ये कहानी होती है, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये जो आपके पास काम हुआ, इस काम को होने को एक कैटेगरी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आयोडोमेट्रिक। आपने आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें ठीक है ना। आयोडोमेट्री में क्या होता है, आयोडोमेट्री में आयोडीन निकलता है, उसमें आयोडीन को हम लोग थायोसल्फेट से हाइपोसल्फेट से रिएक्शन करा के उससे एस्टिमेशन करते हैं उसका। ध्यान सुना। तो हुआ क्या, फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या करा मैंने, ये मोनोपोल मेरे पास था, मैंने एक्सेस ऑफ एआई इसके अंदर डाला, ये दोनों आपस में रिएक्ट करे, यहाँ से आयोडीन निकला, और जो आयोडीन निकला उसको मैंने हाइपो या थायोसल्फेट से रिएक्शन कराया। रिडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको बताया कि ए और बी के जो इक्विवेलेंट होंगे वो एक्चुअली में A+ और B- के इक्विवेलेंट के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जनरली क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ये जो हाइपोसल्फेट है ना, इस इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगा। लेट्स से इसका N1 B1 मैं आपको गिवन कर दूं, और KMnO4 के बारे में कुछ पूछे, तो बहुत आसान है, इजी है, बहुत ही इजी है। आप बोलोगे इसके इक्विवेलेंट I2 के इक्विवेलेंट के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करें होगा, और I2 कहां से आया, यहां से आया, तो एक तरह से I2 के इक्विवेलेंट Na2S2O3 के इक्विवेलेंट। सर 1 लीटर के हिसाब से निकालेंगे सर। सर सर 1 लीटर के हिसाब से निकालेंगे, ग्राम पर लीटर निकालना है। एक बार देख लेना क्लास जो आपके मैच में, और बाकी डाउट के लिए भी आओ, मोस्ट वेलकम, बट फिर भी डाउट के लिए कभी भी कोई भी अचानक से ना आए, जब भी आए हमेशा एक अपॉइंटमेंट लेके पहले से पूछ के कि कितने बजे आना है, कब आना है, कब आना, ठीक है जी। अचानक से आओगे तो हो सकता है शायद टाइम हो तो बुला लेना, टाइम हो तो बुला लेना। ऐसे मैं नहीं बुला पाऊंगा, तुम मेरे को मैसेज करोगे, मैं आपको अपना टाइम टेबल देख के बताऊंगा कि इतने बजे आना है आपको, इतने फिर आपको उतना आना है, ठीक है। और आपको मेरे को लग रहा है वीक तो चला गया था, सैटरडे संडे तो भी आप ऑफ है कभी, ठीक है। तो हमने अभी तो वेट को 1 लीटर में देख लो ना, वेट को 1 लीटर में निकाल लो। सर हाँ ठीक है। आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए आपका 5.37। ठीक है, कैसे आएगा सुनना, आप ऐसा कह सकते हो तो इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 will be equal to equivalent of हाइपोसल्फेट या थायोसल्फेट, and that will be equal to क्या, 42.5 divided by 1000 into 1/10, और इसका इनफैक्टर तो होता है 1, वैसे नॉर्मलिटी है तो इनफैक्टर के, तो यहाँ से हमने निकाल दिया क्या, इसके इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। मैंने यूनिटरी नहीं लगाया, क्या मैंने यूनिटरी नहीं लगाया, यूनिटरी मेथड नहीं लगा किसमें, सर इस वाले क्वेश्चन अभी तक तो मैंने भी नहीं लगा, आगे लगाएंगे। तूने क्या किया, सर, नॉर्मलिटी निकाल दो, उसका इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई, वो भी ठीक है, आप इसकी नॉर्मलिटी निकाल दो, उसके इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर देना, उससे भी आ जाएगा। जनरली वैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से वेट निकालना है, तो वेट के लिए क्या करेंगे, ये जो भी आ रहा है आपको 42.5 डिवाइड बाय कितना 10⁴, इसको आप क्या करो, इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट कर दो, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 158 डिवाइड बाय 5, यही होगा, होगा ना। तो ये वेट आपने निकाला, ये वेट विल कम आउट टू बी 1.314 ग्राम, ये आपके पास आया किसमें, 25 ml में। अगर 25 ml में इतने ग्राम से है तो 1000 ml में कितने ग्राम है, ये निकाल देना, तो 1.314 into 1000 divided by 25, this will give you the answer, that will be 5.37। नहीं 5.372 आएगा, हर तरीके से आएगा। आप ऐसा कर लो, आप ऐसा भी कर सकते हो, ये जब आपके पास ये इक्विवेलेंट आ गए, इस इक्विवेलेंट की हेल्प से आप नॉर्मलिटी निकालो, और फिर नॉर्मलिटी को इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर देना, उससे भी आपका आंसर आएगा ग्राम पर, ये भी सही आएगा, उस कैलकुलेशन एरर कर देना आएगा, सही आएगा।
भाई आखिरी स्टेप के बाद दिया ठीक है, आगे बढ़ते हैं सुनना। तो अभी अगर इस शीट के हिसाब से देखा जाए तो आपकी इस शीट के पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज कंप्लीट है हमारा। अब लास्ट पेज पर सर वेट 0.134 आएगा वेट। एक बार चेक कर लो, रीचेक कर लो एक बार। वेट क्यों निकाला 1.34 आ रहा है या 0.1 आ रहा है? 0.1 इक्विवेलेंट वेट यार आपका 0.1 पूरी कैलकुलेट किया बंदे ने। हाँ तो यहाँ के और यहाँ से ठीक है। तो इस शीट में आपके अब लास्ट के 2-3 हेडिंग बचते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर काफी थ्योरेटिकल सा टॉपिक है। अभी थ्योरी में आपको बताया था कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। मैं तो उसको सिंपल ही करते हैं, इक्वल टू इक्वल करना और हार्डनेस ऑफ वाटर ओलियम वाले क्वेश्चन बच्चे और H2O2 के क्वेश्चन बच्चे। ठीक है, तो ये दो छोटी-छोटी सी हेडिंग्स हैं, इनको जल्दी से देख लेना। हाइड्रोजन का अलग से चैप्टर है ना? हाँ अच्छा हाँ वो वही तो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन का पेरोक्साइड का अलग से चैप्टर है जो चैप्टर किसी वाया है तो आज तो एक कम ये रहा सिंगेज भी है सिंगेज भी अलग टॉपिक है। यही सब होता है, ग्रामेटिक एनालिसिस है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, एस्टिमेशन जो वेट निकालते हैं हम लोग वो होता है ग्रामेटिक एनालिसिस कि आपने किसी चीज को कैलकुलेट किया, खाना खाया और कितना ग्राम हो गया, वो ग्रामेटिक है। और ये जो हम कर रहे हैं टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन इनको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। नाम बदल रहे हैं, काम तो यही करता है। सुन रहे हो? अगला क्या? अगला इज योर ओली। सुन लेना पहले कहानी से, फिर 2 सेकंड के अंदर आपको भी समझ आएगा क्वेश्चन को। सुनो, है क्या ओलियम? होता क्या है? ओलियम होता है आपका फ्यूमिंग H2SO4, या तो ऐसा बोल दो या बोल दो इसको थोड़ा डिटेलिंग में लिखूं तो और करके लिखूं कि आपके पास यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है जिसके अंदर कुछ फ्यूम्स होते हैं, किसके? फ्यूम्स ऑफ SO3। SO3 गैस के कुछ फ्यूम्स होते हैं, तो इसको कलेक्टिवली या फ्यूमिंग H2SO4 या फिर इसको ओलियम और करके कभी कभी किसी टेक्स्ट में आपको ये कलेक्टिवली इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्लस इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों को मिला दूं तो H2S2O7 कभी कभी किसी बुक में ऐसा भी लिखा होता है। तो तीनों रूप से आपको पहचान होनी चाहिए, फ्यूमिंग H2SO4 बोलते हैं, फ्यूम्स ऑफ SO3 के साथ बोलते हैं या H2SO7 बोलते हैं। आइए बस अब आगे कहानी सुनो। ओलियम के जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो ओलियम के क्वेश्चंस में आपको ऐसा दिखेगा कि ओलियम की कुछ बॉटल और ओलियम की बॉटल के ऊपर कुछ लेबलिंग, वो जो लेबलिंग है ओलियम की बॉटल के ऊपर लिखा हुआ ओलियम और इसके ऊपर कुछ लेबलिंग, और वो जो लेबलिंग है ना वो लेबलिंग एक्चुअली में कुछ अजीब सी है। अजीब सी मतलब ये है कि उसका जो परसेंटेज है वो 100 से भी ऊपर जा रहा है, ठीक है ना? ऐसा कुछ होगा कि इसके ऊपर परसेंट लिखी होगी, कभी लिखा हुआ 102%, कभी लिखा हुआ 103%, कभी लिखा हुआ 110%, 108%, जिसकी मैक्सिमम परसेंटेज कितनी रहती है? 122.5, 122.5 मैक्सिमम परसेंटेज होती है। इससे ज्यादा जाएगा तो सैचुरेशन हो जाता है, इससे ज्यादा SO3 इसमें खुलेगा, ठीक है ना? तो मैक्सिमम 122.5 जा सकती है। वैसे इसके अंदर 100 से ऊपर कुछ परसेंटेज, लेट्स से यहाँ पे लिखा है कितना? 108%, ठीक है? ऐसा कुछ। तो बस इस आपको क्वेश्चन क्या आता है? आपको क्वेश्चन आता है कि ये जो 108% लिखा हुआ है इसकी हेल्प से, इस लेबलिंग की हेल्प से मेरे को ये बता दो कि इसके अंदर कितना SO3 की परसेंटेज है इस बॉटल के अंदर, परसेंटेज ऑफ SO3। वो क्या रखा है? ध्यान से सुने, बहुत क्या रखा है? ऐसा है कि आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है बॉटल के अंदर, हमने उसके अंदर कुछ फ्यूम्स ऑफ SO3 भी डाले हुए हैं। वो फ्यूम्स ऑफ SO3 क्यों डाले हुए हैं? इसलिए डाले हुए ताकि इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी मेंटेन रहे, जल्दी से डाइल्यूट ना हो। होगा क्या, मान लो आपके पास क्या आपने H2SO4 की बॉटल खोल दी, तो खोलने के बाद बॉटल तो बहुत बड़ी है, वो तो हो सकता है कि जब मैं लैब में अगर काम कर रहा हूँ, हर साल काम कर रहा हूँ, तो 2-3 साल में जाके वो खत्म होगी, तो हर साल वो खुलेगी, हर साल उसका काम होगा। तो ऐसे में अगर वो थोड़ी देर खुली रहेगी और मॉइस्चर है आपके एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिडिटी है, तो वो मॉइस्चर को ट्रैप कर लेता है। H2SO4 की टेंडेंसी होती है कि वो क्या करेगा? मॉइस्चर ट्रैप कर लेगा। अगर वो मॉइस्चर को ट्रैप कर लेगा तो ऐसे में होगा क्या? वो कंटामिनेट हो जाएगा या बोलो उसकी कंसंट्रेशन हिट जाएगी, वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। बात है समझ में? अगर उसने मॉइस्चर ट्रैप कर लिया तो ऐसे में कंसंट्रेटेड H2SO4 आपका डाइल्यूटेड H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं? उसके अंदर SO3 के फ्यूम्स डाल के रखते हैं। SO3 के फ्यूम्स हमारा फायदा क्या करते हैं? SO3 के फ्यूम्स अगर आपके पास मॉइस्चर आ भी गया, पानी आ भी गया, तो वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके पानी से रिएक्ट करके वो भी H2SO4 बनाते हैं।
तो हमारा फायदा ही करते हैं, नुकसान नहीं करते हैं। अगर SO3 के फ्यूम्स हुए, उसको अगर मॉइस्चर मिल भी गया तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके H2SO4 बना देंगे। अरे बाप रे, इसलिए परसेंटेज ऊपर आ गई। क्या बात है? कुछ नहीं था उसी चीज को। तो इसलिए परसेंटेज आपकी 100 से ऊपर दिखाई दे रही है। वो जो 100 से ऊपर परसेंटेज आ रही है वो इसलिए आ रही है, वो ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो भी SO3 है उनको अगर सारे SO3 को पानी मिल जाए तो एक्चुअली में जो परसेंटेज होगी 100 से भी ऊपर पहुंच जाएगी। समझ आया? जितना आपके पास H2SO4 है उससे भी ज्यादा H2SO4 बन जाएगा। इस वजह से 100 से ऊपर परसेंटेज आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो अगर 108 परसेंटेज लिखी हुई है, इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन जल्दी ऐसा होगा कि ओलियम इज लेबल्ड एज कितना 108%, देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ SO3 इन ओलियम। इस ओलियम के अंदर SO3 की परसेंटेज। ठीक है, तो बस हम यहीं से इंटरप्रेट करेंगे। ये रिएक्शन आपको पता ही है, SO3 में पानी मिलाएंगे तो H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं देखना सुनना। 108 को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? 108 को हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि इफ वी टेक 100 ग्राम वॉल्यूम, अगर मैं 100 ग्राम वॉल्यूम ले लूं एंड ऐड कितना, जितना भी 100 से ऊपर परसेंटेज होगा उतना ग्राम पानी डाल दो, मतलब ऐड 8 ग्राम ऑफ पानी, देन all SO3 will convert into H2. तो ये आपको इंटरप्रेशन समझना जरूरी है। 108 का परसेंटेज का इंटरप्रेशन है। उस 108 का मतलब ये है कि अगर मैंने इसमें 100 ग्राम वॉल्यूम की बॉटल लूँ या 100 ग्राम का सैंपल यहाँ से लूँ और उसमें अगर मैं 8 ग्राम पानी डाल दूँ तो वो सारे के सारे SO3 आपके इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएंगे बाई यूजेज से। ठीक है, ये सब होगा। पानी तो रिएक्टिव होगा ना। ठीक है, तो ये कहानी चल रही है। ठीक है, तो होता क्या है, इस रिएक्शन के हिसाब से अगर बैलेंसिंग रिएक्शन के हिसाब से बोलूं, बैलेंस ऑलरेडी है तो मैं बोल सकता हूं इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट होके इसका 1 मोल है। और अगर ग्राम 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 से बोलूं तो इसका 80 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका 18 ग्राम से रिएक्ट होगा और तो अभी फिलहाल आपने इसका कितना, इसका 8 ग्राम यूज करा हुआ। तो अगर मैं इसका 8 ग्राम यूज करता हूं तो ये कितना है, ये है आपके सामने। तो ये अगर आप निकाल 80 into 8 डिवाइड बाय कितना 18, ये आपके पास क्या आ गया, इतना ग्राम ऑफ SO3 ये आ गया। और ये जो इतना ग्राम ऑफ SO3 है इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज परसेंटेज ऑफ SO3। यही आपकी परसेंटेज ऑफ SO3 है। कैसे? क्योंकि परसेंटेज अगर आपको निकालनी है तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज निकालेंगे वेट ऑफ SO3 जो कि हमारे पास ये आया डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, इनटू 100। और टोटल वेट ऑफ वॉल्यूम तो हमेशा हम कितना 100 के रेफरेंस से ले रहे हैं। 100 ग्राम में हमने 8 ग्राम डाला था तो यहाँ हमेशा मैं 100 लगाऊंगा, 100 से 100 हमेशा कटेगा, जिसकी वजह से जो वेट होगा वही परसेंटेज में बन जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। समझ में आया ना सभी को? यस सर। गुड, दिखाओ जरा पैकेज निकालो। 122.5 है। लास्ट में क्या बोला था? मैंने बोला जो इसका वेट आया ग्राम में वही सी परसेंटेज मिल जाएगा। देखिए जरा पेज नंबर 23 पे मेरा पैकेज खराब है, कोई नहीं एक बार देखो, मैं दिखा रहा हूं तो जल्दी देखिए जरा आपके पास क्या बोल रहा हूँ कि पेज नंबर 23 पे नीचे देखेंगे इलस्ट्रेशन 2 लिखा हुआ है। कह रहा है कि ओलियम के बॉटल के ऊपर 118% लिखा हुआ, तो बताओ परसेंटेज ऑफ SO3 कितना होगा? बताना। 18 ग्राम से कितना रिएक्ट करता है? कितना रिएक्ट करता है? 18 से 80 ग्राम रिएक्ट करता है। तो परसेंटेज ऑफ SO3 कितना हुआ? 80% हुआ। सी ऑप्शन। समझ में आई बात? ठीक है, तो कुछ नीचे वाला सॉल्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू में कंफ्यूज होगे। जो मैं समझा रहा हूँ उस बात को समझो और जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसे करें। अगला बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो आपका पेज नंबर 28 पे आओ। पेज नंबर 28 पे आओ एक बार। कह रहा है कि अगर ओलियम में SO3 की परसेंटेज अगर 20% है तो लेवलिंग कितनी होगी? पेज नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 6। तो सोचो अगर 80 ग्राम से आपका 18 ग्राम रिएक्ट करता है तो उसमें कितना बोला, कितना है? 20%। तो मतलब यहाँ पे 20 ग्राम। अगर 20 ग्राम हो तो ये कितना हो? करना क्रॉस मल्टीप्लाई 20 into 18 डिवाइड बाय 6 के साथ है 4.5। तो 4.5 ग्राम आ रहा है तो परसेंटेज कितनी होगी? 104.5%।
आई थिंक बात समझ में वहाँ से क्या आ जाएगा 104.8% ऑप्शन नंबर समझ में आई बात कैसे कैसे करना है शीट निकालो टॉपिक वाइज सर नोट कर एक बार शीट भी देख लो जरा एक बार शीट देखो जरा कहता है 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगर परसेंटेज ऑफ SO3 अगर 40% है तो बताओ ओलियम पे लेवलिंग कितनी होगी सोचो 40 अगर ये मेरे पास 40 है ये तो ये अगर मेरे पास 40 है ये क्या है नहीं ओलियम ये 40 है तो ये कितना होगा अगर ये 40 है तो कितना होगा तो लेवलिंग कितना होगा 109 आई थिंक बात समझ में तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 109 तो ये तो इजी क्वेश्चन था जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया एक अच्छा क्वेश्चन भी दे रखा है 41 नंबर क्वेश्चन इस पे थोड़ा सा समय लगाओ करने की कोशिश करना इसको नोट डाउन करो आप 41 नंबर पे थोड़ा ट्राई करो सर यूनिवर्सिटी में रिएक्शन H2SO4 1 ग्राम पूरे मिक्सचर का ये 1 ग्राम पूरे मिक्सचर का वेट है 1 ग्राम ओलियम था आपके पास क्या लिखा है H2SO4 लिखा है H2SO4 है अच्छा फ्यूमिंग H2SO4 है ओलियम हाँ वही की बात एक्चुअली फ्यूमिंग H2SO4 आपके पास है जो कि 1 ग्राम है उस 1 ग्राम फ्यूमिंग H2SO4 या फिर 1 ग्राम ओलियम को उसने क्या किया उसमें पानी डाला पानी डालने से जो भी SO3 होंगे वो इस पानी के साथ रिएक्ट होकर वो भी H2SO4 और फिर वो जो टोटल H2SO4 बन गया होगा पानी में डाल के उस टोटल H2SO4 को NaOH कर देता है ये कर रहा है समझ में आया कुछ क्या कर रहा है तो इसका मतलब ये है करना क्या है ध्यान से सुनो अगर आप यहां से करो तो आप कह सकते हो ये जो आपके पास ये वाले H2SO4 हैं इसके इक्विवेलेंट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH होगा कि नहीं होगा ठीक है और ये आपको क्वेश्चन में गिवन है ये कितना गिवन है 30 डिवाइड बाय 1000 इनटू 0.8 ये आपके पास आ गया तो ये आ गया इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 ये इस इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 से वेट ऑफ H2SO4 निकालो तो वेट ऑफ H2SO4 का फॉर्मूला क्या होता है वो होगा इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट तो ये वाले पुट कर दो इसमें मतलब जब भी आ रहा है 30/1000 इनटू 0.8 जो भी आ रहा है इनटू गिवन मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन तो ऐसा करने पे आ रहा है जो ये अभी 1.176 ग्राम ये 1.176 ग्राम क्या आ गया कि आपके पास H2SO4 इतना ग्राम है यहाँ पे लेकिन इनिशियली तो दिया था 1 ग्राम तो अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो परसेंटेज कितनी आ जाएगी 1.176 डिवाइड बाय इनिशियल 1 ग्राम इनटू 100 दिस विल गिव यू 117.6% तो ये वो 117.6 वो लेबलिंग आ गई जो बॉर्डर पे लिखी हुई है ठीक है तो इसको कैसे इंटरप्रेट करते थे याद करो ऐसा करते थे कि SO3 जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो H2SO4 बनाता है ये तो करते थे बोलते थे इसका 80 ग्राम इसके 18 ग्राम से रिएक्ट हो रहा है तो फिलहाल यहाँ पे कितना है 17.6 ग्राम से ये कितना रिएक्ट होगा बस ये निकाल दो ये हमारा आंसर सर ये H2SO4 का ही ले सकते सर 1.176 सर मतलब उसी क्वेश्चन में H2SO4 को 1.176 मान सकते हैं 0.881 सर मतलब इसमें सर क्या कहते हैं लेवल निकालने की जरूरत क्या है सर वो H2 plus SO3 H2SO4 नहीं ये तो टोटल ये सिर्फ वो वाला H2SO4 है जो SO3 से रिएक्ट होने के बाद बना और ये 1.176 टोटल H2SO4 इंक्लूडिंग दैट 1 ग्राम जो पहले से पढ़ा होता वो तो है ही है और जो बना वो उनको मिला के टोटल आपके पास 1.176 बना परसेंटेज H2O की परसेंटेज H2O हाँ बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है भाई मेरा तो यही आ रहा था मेरा ये आ गया 117.6 मैंने आपको यही तो बोला था कि परसेंटेज में 100 से ऊपर जितना भी लिखा होगा उतना ग्राम पानी डाल देंगे तो अभी 117.6 लिखा हो तो 17.6 ग्राम पानी डाल दिया हमने और सारा सारा SO3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका H2SO4 दोबारा बोल देते हैं सुनना सामने सुनेंगे सब सामने क्या है आपके पास 1 ग्राम ओलियम है 1 ग्राम ओलियम में आपने पानी डाला पानी डालने से क्या हुआ पानी डालने से उसके अंदर जितने भी SO3 वो पानी के साथ रिएक्ट होकर वो भी H2SO4 में कन्वर्ट हो गए तो कुछ H2SO4 तो पहले से पड़े होते जो 1 ग्राम के अंदर पड़े होते और कुछ H2SO4 अब बन गए होंगे ये टोटल H2SO4 है जो उसको मिला के और पानी में मिलाने के बाद बने टोटल
इस टोटल वाले को NaOH से टाइट्रेट किया, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट आपस में बराबर होंगे। इन दोनों के इक्विवेलेंट को आपस में बराबर करके इसकी हेल्प से मैंने यहाँ से वेट ऑफ H2SO4 निकाल दिया, जो कि टोटल वाले वेट आ गए, टोटल H2SO4 का वेट आ गया। वो टोटल वेट कितना है 1.176 ग्राम, लेकिन इनिशियली देखा था 1 ग्राम, तो इनिशियली 1 ग्राम जो आपके पास पड़ा था वो एक्चुअली में वो H2SO4 होगा, और इसमें आपके पास आप जो पानी डालने के बाद टोटल आया 1.176 ग्राम आया। तो अगर देखा जाए तो अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो दैट विल बी 1.176 डिवाइडेड बाय जो इनिशियली 1 दे रखा था इनटू 100, दैट विल गिव यू 117.6%। तो ये 117.6 वो लेबलिंग हो गई जो बॉटल के ऊपर लिखी होती है, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बोला कि बॉटल होती है ओडियम की, उसके ऊपर क्या 117.6 लिखा हुआ है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि 100 से ऊपर जितना भी लिखा होगा, जैसे यहाँ पे 17.6 लिखा, 100 से ऊपर जितना भी लिखा होगा इस रिएक्शन में उतना ग्राम पानी डालना। तो आपने ये रिएक्शन लिखा SO3 में पानी डाला H2SO4 बना, तो 80 ग्राम से अगर 18 ग्राम रिएक्ट हो रहा है तो 17.6 से कितना ग्राम रिएक्ट होगा वो SO3 के ग्राम्स आ गए, जो SO3 का वेट आता है वो इसकी परसेंटेज बन जाती है, यहाँ पे परसेंटेज बट 78 कुछ आ रही है 78। सर फिर जो SO3 आएगा वो पानी डालने के बाद जितना टोटल होगा वो आएगा ना, SO3 इसलिए पानी के बाद बनेगा। वो हमने उसी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री लगाई है, वो जो हमने बोला SO3 में पानी डालता है तो वो SO3 कितने हम मान आसान सा है ये भी। एक बार अगर थ्योरी समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन तो फटाफट तो ओडली भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इसके अंदर भी यही है, अगर ओलियम की बोतल आप मार्केट में देखोगे तो ओलियम की बोतल के ऊपर कुछ परसेंटेज नहीं, यहाँ पे V लिखा हुआ है 20V 30V 40V, वो V क्या होता है, V इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है, ठीक है ना। तो उसकी बॉटल के ऊपर भी कुछ लेबलिंग है, उस लेबलिंग की हेल्प से हम उसका सब कुछ बता सकते हैं। मान लो बॉटल पे लिखा है 30V, तो उस 30V की हेल्प से मैं H2O2 की सब कुछ बता सकता हूँ। अगर मेरे को पूछे 30V है, बताओ उसका वेट कितना है, मोल कितना है, मोलैरिटी कितनी, नॉर्मलिटी कितनी है, उसका परसेंटेज कितना, उसकी स्ट्रेंथ कितनी ग्राम पर लीटर में, सब बता सकते हैं जिस इस 30V को देख के। जैसे आपको पता होना चाहिए इंटरप्रेशन क्या है, 30V का मतलब क्या है, इतना समझ में आया। जैसे बात मैं बना देता हूँ, एक बॉटल बनाया मैंने, एक बॉटल बनाया, इसमें H2O2 की बॉटल है, H2O2 की बॉटल पर लिखा होगा 20V पर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस 20V का मतलब क्या है, सुनो पहले तो रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। जो H2O2 होता है वो टूटता है, ये रिएक्शन डिस्पोजिशन की रिएक्शन जब भी लिखवाता हूँ मैं तब ये रिएक्शन मैंने आपको दिखाना, ये लिक्विड ये गैस, तो ये लिक्विड चीज टूट के गैसियस चीज बनाएगी, और जिसकी वजह से यहाँ पे 20V का मतलब ये होता है कि इस जो H2O2 में और यहाँ से जो गैस निकल रही है O2 में, इनमें आपस में 20 वॉल्यूम का रिश्ता है। 20 वॉल्यूम का रिश्ता कहने का मतलब ये है कि अगर इसका एक वॉल्यूम लूं तो इसका 20 वॉल्यूम लिबरेट होगा, इसका 20 वॉल्यूम बनेगा, और अगर इसका 1 लीटर लूं तो इसका 20 लीटर बनेगा, अगर इसका 1 ml लूं तो उसका 20 ml बनेगा। बात है समझ में आया कि अगर आपके पास 20V 30V 40V कुछ लिखा है तो उसका सेंस क्या है, उसका सेंस ये है कि आपके पास अगर H2O2 को 1 लीटर लूं तो उससे O2 कितना बनेगा, O2 आपका 20 लीटर बनेगा। आया इतना समझ में, बस इतनी ही बात समझनी है। आगे सुनो, आगे क्या, जैसे आपको याद होगा कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 2 तरीके होते थे, एक तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर देते थे, पता ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 2 तरीके होते थे, एक तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर दिया, और अगर किसी गैस की बात चल रही है एसपी एंटी तो ऐसे में हम गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, ठीक है। और ये H2O2 क्वेश्चंस में वैसे तो ज्यादा लिखा होता है कि एसटीपी पे, नहीं भी लिखा होगा तो आपको अज्यूम करना होगा ये रिएक्शन एसटीपी एंटीपी पे चल रही है, ठीक है। तो जैसे मोल्स निकालने का एक तरीका होता है, ऐसे इक्विवेलेंट निकालने का एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, गिवन वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। दूसरी बात क्या है, अगर O2 जैसी गैस है, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो हमेशा O2 से ही डील करना है, O2 जैसी गैस कोई डायरेक्ट अमोनिक गैस है तो वॉल्यूम अपॉन 5.6 करना होता है। जैसे मैंने 20.4 से डिवाइड करना सिखाया था, वैसे यहाँ पे 5.6 से डिवाइड करोगे तो O2 जैसी गैस के डायरेक्ट अटॉमिक गैसेस के इक्विवेलेंट निकल के आएगा, ठीक है। 5.6 से डिवाइड करने पे आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ O2 निकल। सर सिर्फ डायरेक्ट अटॉमिक के लिए, हाँ ये हमें इस क्वेश्चन में तो मैंने O2 से डील करना ना, जब भी H2O2 टूटेगा तो O2 ही निकलेगा, तो हमें डायरेक्ट अटॉमिक गैस O2 गैस की बात करनी है। O2 गैस के लिए तो 5.6 से डिवाइड करना है, ठीक है। सुनना, तो अगर मैं ध्यान सुने, अगर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बोलूँ कि इक्विवेलेंट ऑफ O2 तो दैट विल बी इक्वल्स टू 20/5.6 होगा कि नहीं होगा, और जितने इसके इक्विवेलेंट होंगे इसके इक्विवेलेंट आपस में बराबर होंगे, इसलिए इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ O2,
बस इतना सही है कि अगर अभी भी आपके पास कितना 20 भी 30 भी 40 भी कुछ लिखा हुआ है तो उस 20 30 40 को डिवाइड बाय 5.6 कर दो, उससे इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 निकल के आ जाते हैं। और एक बार इक्विवेलेंट पकड़ में आ जाए तो इसके मोल्स, मोलैरिटी, वॉल्यूम जो भी कहेगा वो निकल के आ जाए। फॉर्मूला तो हमारे पास है। जैसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या है, वो तो नॉर्मलिटी का क्वेश्चन है। जब मान लो इसकी नॉर्मलिटी पूछता है आपसे, कहते हैं नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 बताओ। H2O2 की नॉर्मलिटी बताओगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये तो होगा इक्विवेलेंट मैंने अभी आपको बताया कितने होते हैं 20/5.6। वॉल्यूम क्या होगा, हमने कैसा अज्यूम किया था, अगर ये 1 लीटर है तो 20 लीटर है, उसमें 20 लीटर कैलकुलेशन किया तो दिस हैज टू बी 1 लीटर। तो इसको मैं हमेशा 1 ही लीटर लूंगा और हमेशा ही बनाएगा क्योंकि यूनिट मेथड ऐसे लगेगा, इसके 1 से उसका कितना बन रहा है, इसलिए हमेशा 1 आएगा। जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/5.6। और ये 20 क्या था, 20 था वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो ये फॉर्मूला बन जाता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो लेबलिंग हो रखी है उसको अगर 5.6 से डिवाइड करो तो नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 निकल के आ जाता है। ठीक है, और ये से वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज नथिंग बट इक्वल्स टू नॉर्मलिटी इनटू 5.6। आई बात समझ में? ठीक है, और एक बार इक्विवेलेंट पकड़ में आ गए तो उससे तो जो भी निकालना चाहोगे वॉल्यूम 30 लीटर निकल रहा है। सर ये इक्विवेलेंट वाला मैंने ये बताया था कैसे मोल निकालने के ऊपर गिवन मालूम या फिर कोई गैस है एसटीपी पे तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 20.4 कर दो, उससे भी मोल निकलता है। सिमिलरली अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो किसी गैस का इक्विवेलेंट निकालने के लिए गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट भी कर सकते हो, और मैंने बोला गिवन वॉल्यूम अपॉन 5.6 भी कर सकते हो। ऐसा करने से इक्विवेलेंट निकल जाता है। होगा। जैसे इस पर्टिकुलर केस में तो मेरे को O2 गैस से डील करना है, ये मैं पर्टिकुलरली O2 के लिए बोल रहा हूं 5.6। ऐसे कोई और गैस आती है Cl2 आती है H2 आती है तो उनके लिए पर्टिकुलरली अलग अलग वैल्यूज होती है। लेकिन हमें इधर उधर क्यों जाना, हमारा क्वेश्चन तो O2 से डील कर रहा है, O2 ही हमेशा डील करेगा, इसलिए 5.6 की आप सर एक बार ये वाला भी बता दीजिए सर वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला बता दो सर जो H2O2 सुनो फिर से बोल देता हूं, पूरे दोबारा बोल रहा हूं, सुनो मेरा। मैंने बोला वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 निकालने के जब भी सवाल आएंगे तो हमेशा एक बॉटल होगा, बॉटल के ऊपर कुछ लेबलिंग होगा, वो लेबलिंग हमेशा कुछ 20 30 40 25 45 कुछ भी लेबलिंग होगी उसके अंदर, इतना भी लिखा होगा। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन ये है जो हमने रिएक्शन फेमस रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, H2O2 से H2 और O2 बनता है, केस फोर्सनेशन की रिएक्शन हमने आपको पहले दिखाई। इसका मतलब ये होता है कि जो H2O2 है और जो यहाँ का गैसियस O2 है, इनमें आपस में 20 वॉल्यूम का रिश्ता है कि अगर उसका 1 वॉल्यूम लूंगा तो इसका 20 वॉल्यूम बनेगा, और आई कैन से इसका 1 लीटर लूंगा तो इसका 20 लीटर बनेगा, और आई कैन से कि इसका 1 ml लूंगा तो इसका 20 ml बनेगा। आई बात समझ में, इतना समझ में आया? फिर इसी को फिक्स कर दिया मैंने, इसी को लॉक कर दिया कि इसके 1 लीटर से इसका 20 लीटर बनता है। अब इसके बाद मैंने बोला इक्विवेलेंट ऑफ O2, इस O2 के अगर इक्विवेलेंट निकाला जाए एसटीपी एनटीपी पे तो इस वॉल्यूम को डिवाइड बाय 5.6 कर दो जो वहां समझाया, उसके अकॉर्डिंगली इक्विवेलेंट ऑफ O2 निकल के आता है। और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से जितना H2O2 के इक्विवेलेंट होंगे उतने O2 के होंगे, इनके आपस में बराबर होंगे। जैसे अभी सिखाया था रेट ऑफ फ्रैक्शन में बोला था कि आपस में इक्विवेलेंट बराबर होंगे, जिसकी वजह से इक्विवेलेंट ऑफ O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। तो एक तरह से 20/5.6 इस तरह से इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 ही आ जाएगा, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन तो वैसे नॉर्मलिटी का है, अगर नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 आपसे पूछता है तो वो 20/5.6 हो गया, ये वाला इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमेशा कितना रहेगा 1 लीटर, क्योंकि हमेशा हम 1 लीटर के रेफरेंस में बोलेंगे कि 1 लीटर से इतना लीटर बनता है सर हमेशा हमेशा, क्योंकि मैंने आपको बोला यहाँ 20 30 40 जो भी लिखा हो तो हमेशा ये बोलेंगे उसके 1 लीटर से इसका क्वेश्चन में तो कुछ और भी डाल सकते हैं ना, क्वेश्चन में तो 1 लीटर का 2 लीटर तो वो तो आपको लास्ट में आके यूनिट लगाना पड़ेगा ना, कि अगर हमने तो ये निकाला कि 1 लीटर में इतने इक्विवेलेंट है, आप फिर लास्ट में यूनिट लगाना 20 ml में कितने इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, वो आपको करना पड़ेगा। तो अगर फिलहाल इसके इसी बेसिस पे चले जितना मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया, तो 20/5.6 इसके इक्विवेलेंट होगा, डिवाइड बाय 1 किया तो नॉर्मलिटी ऑफ H2O2। एक बार नॉर्मलिटी पकड़ में आ जाए तो नॉर्मलिटी ये हमेशा 1 ही रहेगा, तो मैं कह सकता हूं नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6, और ऐसे से वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू 5.6, ठीक है। तो इसका फार्मूला भी कर सकते हैं, नॉर्मलिटी इनटू 5.6 करने पे हमेशा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। आई समझ में बात? आया तो समझ में? यस सर। सर वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब ही है कि H2O2 कुछ ऑक्सीजन लिबरेट करता है, कितना ऑक्सीजन लेते हैं ये
लाइमलाइट लेना चाहते हैं इस बंदे को डर लगता है बढ़िया चाहता है सर H2O2 का n फैक्टर 2 होगा। हाँ वैसे तो देखो नेट एन फैक्टर हमने ऐसे निकाला था कि ऑक्सीडेशन आपका रिडक्शन आपका दोनों का दो निकाला था रेसोल्यूशन केस में और फिर मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था N1 N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 तो उससे 1 आ गया था। लेकिन पर्टिकुलरली इस केस के क्वेश्चन जब आएंगे ना तो हम सिर्फ और सिर्फ इस हाफ पे फोकस कर रहे हैं, ये हाफ रिएक्शन पे फोकस कर रहे हैं और इस हाफ की बात कर रहे हैं सेंटर 2 यूज बहुत बढ़िया थी तो यहाँ फिलहाल 2 यूज करना जब इसके इसमें नेट यूज नहीं करना, नेट नहीं यूज करना। नेट यहाँ ही नहीं नेट जब ओवरऑल H2O2 किसी से रिएक्ट करता है तब नेट यूज करेंगे। यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो तो अपना नहीं होगा। हेलो सर ये बैलेंस नहीं होगी रिएक्शन। मर्जी है अपने इक्विवेलेंट कांसेप्ट में बैलेंस 2H2O2 given to H2O2 अगर वो कांसेप्ट में जाना चाहते हैं इतने मोल से इतने मोल इतने मोल से कितना मोल तो सर मोल वाले क्वेश्चन में इक्विवेलेंट भी लगा सकते हैं ना। और इस वाले क्वेश्चन में भी आप मोल को समझा सकते हो। बैलेंसिंग कर लो, बैलेंसिंग करके फिर आपको 5.6 वाली बात रटने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम डिवाइड बाय 20.4 करके मोल निकालना है आउटपुट है, फिर बैलेंसिंग से चले जाओ इतने मोल से इतने मोल से इतने मोल से 42 करो। अच्छा ये तो ओरली सॉल्व हो जाएगा 43 करना। कह रहा नॉर्मलिटी बता दो अगर 10 वॉल्यूम है, अगर 10 वॉल्यूम हुआ तो नॉर्मलिटी कितना होगा? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या बोला मैंने? वॉल्यूम स्क्वायर डिवाइड बाय 5.6 10 डिवाइड बाय 5.6 विल बी योर आंसर। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 43 तो शायद आपका ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 5.6 आपका आंसर। ठीक है सर, ठीक है कुछ लोगों का हो गया, देखें बाकी लोग देखें तो क्या हो रहा है। आप यहाँ पर हो सकता है इसकी नॉर्मलिटी इनटू इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट के लिए जो दिया गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू इसका इफेक्टिव। ठीक है, ये है कहानी। तो इसका नॉर्मलिटी अगर मैं निकाल लूं, इसका वॉल्यूम कितना दिया था 10 ml, 10 ml के हिसाब से यहाँ पे आना है इसका हो गया 1.58 दिया है 15.8 यस सर 18.8 पहले ही इसकी बोला इसने डिवाइड बाय 158 और KM/4 का इफेक्टर यहाँ आके कुछ बच्चे अटक जाते हैं। जब क्वेश्चन में जनरली कराता हूँ तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में KM/4 का इफेक्टर 5 ठीक है और उनका आंसर करता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि KM/4 के मैक्सिमम क्वेश्चन हमने जितने भी करे हैं वो ऐसे लिमिटेड होते हैं उसके इफेक्टर में यहाँ इसने बेसिक मीडियम बोल दिया और बेसिक मीडियम में आपको याद रखिए KM/4 का इफेक्टर। इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान से याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए जिसकी वजह से नॉर्मलिटी कितनी आ गई लिक्विड के 1 नॉर्मल। अगर नॉर्मलिटी 1 नॉर्मल आ गई तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना होगा? 5.6 इज इक्वल टू होता है नॉर्मलिटी इनटू 5.6 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 5.6 तो 5.6 भी है ये बोला आंसर को बोला है ये इसकी मोलैरिटी बता 0.1 वॉल्यूम इनटू 200 1000 भी लगा दो एन पे प्रेशर क्या होता है ये 60 ये सही आ गया 2 ये सही आ गया 11.2 ठीक है यस सर चलो आपके टॉपिक पे चलते हैं। देख निकाले जरा पैकेज निकालना छुट्टी पैकेज निकालने एक बार अरे थोड़ा बच्चे का पैकेज में से थोड़ा दिखा देता हूँ। थ्योरेटिकल का ही पार्ट है ज़्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी के बाद हमारे क्वेश्चन आए थे तब कभी हार्डनेस ऑफ वाटर के क्वेश्चन आए थे। देखिए जरा है क्या हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है? ध्यान से सुनो सामने देखें 24 नंबर पेज पे सबसे ऊपर लिखा है हार्डनेस ऑफ वाटर दिखाई दे रहा है? यस सर सुनो इसके बारे में। सबसे पहली बात तो हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्ड वाटर होता क्या है? हार्ड वाटर वो पानी होता है जो कि आपका क्या है, जो कि नॉट सुटेबल हो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी
और वॉशिंग पर्पज से भी बहुत ज़्यादा सुटेबल है। छाप नहीं बनते उसमें अगर आप साबुन डालो, ठीक है, वो हार्ड वाटर होता है। तो इस हार्ड वाटर की हार्डनेस आती क्यों है? इस हार्ड वाटर की हार्डनेस आई है बिकॉज ऑफ सोडियम 2+ आयन और इधर कैल्शियम 2+ आयन। अगर कैल्शियम 2+ आयन या मैग्नीशियम 2+ आयन अगर आपके पास बड़ा होता है पानी के अंदर, तो आपके पास हार्डनेस ऑफ वाटर आती है, ठीक है, उसके अंदर हार्डनेस आती है। अगर आपको हार्डनेस रिमूव करनी है तो कुछ ऐसा टारगेट करें जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम निकल जाए। अगर ये कैल्शियम मैग्नीशियम निकल गए तो हमारा पानी सॉफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा और हमारा यूज के लिए नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिटर्जेंट हो जाएगा, ठीक है ना, और बाकी एडिबल भी हो जाएगा और कोई टेंशन नहीं। तो Mg और कैल्शियम ये हमें हटाना सामने सुन लें जी सर। डिटर्जेंट डाल के एडिबल। अरे भाई नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। डिटर्जेंट के लिए सुटेबल हो जाएगा। यस सर, वो हाँ, जब वो सॉफ्ट हो जाएगा सुटेबल हो जाएगा। एज वेल एज मैंने बोला आपसे कि वो पानी के लिए भी सुटेबल है, पीने के लिए भी सुटेबल है, ठीक है। सुनो मेरी बात को ध्यान से। मैंने क्या बोला? मैग्नीशियम और कैल्शियम के अगर आपके पास बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड और सल्फेट्स अगर आपके पास मौजूद होते हैं तो ऐसे में हार्डनेस ऑफ वाटर आती है। आपको यहाँ पे दो हेडिंग दिखेंगी, वन इज परमानेंट हार्डनेस, वन इज टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस का मतलब ये नहीं है, परमानेंट का मतलब ये नहीं कि परमानेंट ही और ये हट नहीं सकता। आज की डेट में तो इतना टेक्निक्स आ गया कि उसमें परमानेंट हार्डनेस जो जिसको ये कह रहा है उससे भी हट सकता है, ठीक है। बट ये है कि जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो नॉर्मल बॉइलिंग से ही निकल जाता है, इजी मेथड है उसको हटाने का। जो परमानेंट हार्डनेस है उसको हटाने का फिर बाकायदा लेबोरेटिकल मेथड, फैक्ट्री में जाके उसके जो प्लांट लगते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उनमें जाके बाकायदा सब जाके आपकी हार्डनेस निकलती होती है, ठीक है। तो परमानेंट हार्डनेस के लिए बाकायदा कुछ केमिकल रिएक्शंस लगती हैं, लेकिन टेम्परेरी हार्डनेस को तो सिंपली अगर आपने बॉइलिंग भी कर दी तो उससे भी निकल जाएगी। तो होता क्या सुनना, जैसे सबसे पहले आपको दिखेगा क्या, आपको दिख रहा है कि अगर आपको टेम्परेरी हार्डनेस को हटाना है तो बाय सिंपल बॉइलिंग आप इसको हटा सकते हो। एम यहाँ पे मान के चलो या तो कैल्शियम को या फिर मैग्नीशियम को। तो कह रहा है एम अगर आपके पास उस कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है उसको हीट कर देना, ऐसा करने से वहां से कार्बोनेट बनके वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। जैसे मान लो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हुआ तो आपने हीट कर दिया तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट ब्यूटी अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। फिर उसे छान लो, कैल्शियम कार्बोनेट को फेंक दो और जो बचा वो आपका पानी है, साफ पानी है, सॉफ्ट पानी। समझ में आई? तो इजी मेथड क्या है, अगर आपके पास सिंपली उसको आपने बॉईल कर दिया तो कैल्शियम होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट आपका प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। और वो जो प्रेसिपिटेट आउट हुआ उसे छानो, निकालो, फेंको और जो बचा हुआ पानी है वो आपके लिए यूज करने सही टेम्परेरी हार्डनेस, ये टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस को एक तो बॉइलिंग से, दूसरे मेथड भी कुछ दे रखे हैं जैसे क्लास मेथड दे रखा है, Na2CO3 वाले मेथड दे रखे हैं। ये टिपिकल कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो आपको आपके पास याद होना चाहिए। या तो याद रखो, या अगर आपको मूल कॉन्सेप्ट से जाना तो याद रखो कि इतने मूल से इतने मूल रिएक्ट करेगा, वो तो तभी कर पाओगे जब पूरी रिएक्शन याद। या फिर इधर क्या करो, अगर आपको नहीं भी याद होता है तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से जाओ, फिर तो इक्विवेलेंट बराबर कर दो, मिसिंग चीज को निकाल लो, मर्जी। जैसे सबसे पहले आपको क्या रखा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट दे रखा है, उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कराया और उससे कैल्शियम कार्बोनेट आपने प्रेसिपिटेट कर लिया। तो इस मेथड में भी ये होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होगा, छानेंगे, फेंकेंगे और बचे हुए पानी को रख लेंगे। समझ में आया? तो ऐसा करने से क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करने पे भी आपकी हार्डनेस हमने रिमूव कर दी। मैग्नीशियम के साथ भी ऐसे लिखा हुआ है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर आपके पास प्रेजेंट है, आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया तो लिखा हुआ मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, उसको छानेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट अलग कर लेंगे, जो बचा हुआ पानी हमारे काम का पानी है। यही है ना? यहाँ पे थोड़ा सा एक टेक्निकल एरर है, मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी प्रेसिपिटेट होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन देगा तो यहाँ पे MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी प्रेसिपिटेट होंगे। बल्कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया आपसे कोई पूछे तो टेक्निकली ये बात आपको पता होना चाहिए, पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होते हैं, फिर अगर बचता है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट होता है। दोनों में से सबसे पहले तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आप जो भी आपने बताया टेक्निकल मैं यही बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने बोला यहाँ पे इसने मैग्नीशियम कार्बोनेट दे रखा है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे थोड़ा सा बुक्स में पढ़ोगे तो आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा कि मैग्नीशियम कार्बोनेट से पहले तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा होना चाहिए इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट कराना मैग्नीशियम कार्बोनेट को मत, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। वैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट भी प्रेसिपिटेट करता है, लेकिन अगर दोनों में लड़ाई होगी, मैग्नीशियम कार्बोनेट पहले प्रेसिपिटेट करे या हाइड्रोक्साइड पहले प्रेसिपिटेट करे, तो हाइड्रोक्साइड पहले प्रेसिपिटेट करता है, मैग्नीशियम का कार्बोनेट बाद में प्रेसिपिटेट करता है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और तीसरा मेथड भी इसी तरीके से है, उसमें क्या करा, उसमें सोडियम कार्बोनेट लिया, सिमिलरली सोडियम कार्बोनेट लोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाता है और बाकी आप छान के फेंक दोगे उसे कैल्शियम कार्बोनेट को, बचा हुआ पानी को आप यूज करोगे।
समझ में आया? इसके बाद आपके जो नीचे वाले हैं, नीचे वाला इस यार कौन सा परमानेंट हार्डनेस, जिसको बाकायदा कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगते हैं तब जाके उसकी हार्डनेस मिलेगा, ठीक है? तो इसमें इसके अंदर जो मेजर आपको रिएक्शन दिखेंगे क्या दिखेंगे, जैसे आपको एक परम्यूटेड मेथड दिख रहा है, परम्यूटेड मेथड समझ में आ रहा है यहाँ पे सेकंड वाला? यस सर। तो ये सेकंड वाला जो मेथड है उसको परम्यूटेड मेथड बोलते हैं। इसके अंदर आपको एक शब्द पढ़ने को मिलेगा जो फाइल में लिखा हुआ है, सोडियम जियोलाइट Na2Z, ठीक है? जिसमें से जियोलाइट का फॉर्मूला देखोगे तो ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है Na2Al2Si2O8.XH2। ये बड़ा सा एक फॉर्मूला है जिसको पूरे को जियोलाइट बोलते हैं। ये जियोलाइट को ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो, हमारे लिए ज्यादा काम का नहीं है। पर आप मेन पार्ट क्या है? मेन पार्ट ये है, आप इस बात को याद रखो कि जियोलाइट कुछ कॉम्प्लेक्स सी चीज है जिसके साथ सोडियम आयन है, ठीक है ना? तो अगर आप इसको पानी के अंदर डालते हो तो पानी में ये अपना सोडियम छोड़ देता है, वहां से कैल्शियम को उठा के ले आता है, समझ में आया? तो ये आयन एक्सचेंज मेथड है एक तरह से। हम सोडियम जियोलाइट नाम की चीज क्या करेंगे, पानी के अंदर डालेंगे, उसे ट्रीटमेंट करेंगे, वो क्या करेगा, अपना सोडियम जाके पानी में छोड़ देगा और वहां के कैल्शियम मैग्नीशियम को अपने साथ पकड़ के ले आएगा और वो अलग सेपरेट आउट होगा। तो इस तरीके से आयन एक्सचेंज करके क्या होता है, सोडियम आर छोड़ के कैल्शियम मैग्नीशियम को उठा लेता है और सोडियम जियोलाइट मेथड से आयन एक्सचेंज से आके हट जाते हैं। हाँ, इसका प्रेसिपिटेट बनेगा यहाँ पे, ठीक है? कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप ट्रीटमेंट ही कुछ इस तरीके से दे रहे हो कि एक ऐसा कॉलम पकड़ के, जैसे यूनिट हमने पकड़ा था, ऐसा कॉलम पकड़ के इसमें आप जियोलाइट भर जाता है, जियोलाइट करके भर लेते हो, खूब सारा जियोलाइट का पाउडर टाइप आता है, सॉलिड जियोलाइट आप भर लेते हो, ऊपर से उसमें पानी ट्रांसफर करते हो, तो जितना भी आपके पास क्या होगा, जितना भी आपके पास इसके अंदर सोडियम होगा उससे वो रिएक्ट करता जाएगा, सोडियम से रिएक्ट करके पानी में सोडियम नीचे आ जाएगा और अपने कैल्शियम मैग्नीशियम को यहीं छोड़ देगा, वो नीचे नहीं जाएगा, जिसकी वजह से नीचे जो आएगा वो फिर पानी आएगा। तो सर फिर प्रेसिपिटेट तो फिजिकल प्रोसेस से ही होता होगा ना, सेपरेट? हाँ, तो मैंने बोला तो या तो प्रेसिपिटेट कराओ या फिर ये जो ब्यूरेट में मैंने बोला ब्यूरेट में भर लो, उससे भी आता है ना, दोनों तरीके से। तो आयन एक्सचेंज मेथड है, इसमें परमेनेंट मेथड इज द मोस्ट फेमस मेथड। इसी तरह का मेथड आपको नीचे आयन एक्सचेंज ऑपरेशन देख रहे हैं, इसके अंदर भी होता है, रेजिन भी बड़ा कॉम्प्लेक्स सी चीज होती है, आपको ज्यादा नेसेसरी ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बस मेजर पार्ट आप ये समझो, रेजिन वाले मेथड के अंदर क्या होगा, उसमें H+ आयंस होंगे और वो H+ आयन को जाके पानी में छोड़ देगा, वहां के मैग्नीशियम और कैल्शियम को उठा के ले आएगा। यहाँ H+ आयन का रिप्लेसमेंट चल रहा है, परम्यूटेड में सोडियम का रिप्लेसमेंट चल रहा है, बस मेन चीज ये है। बाकी जो सेम रिएक्शन जो फर्स्ट वाले में रिएक्शन दे रखी है, सोडियम कार्बोनेट से सोडियम फॉस्फेट से रिएक्शन करा, तो वो भी आपके प्रेसिपिटेट करके सेपरेट आउट हो जाते हैं। कैल्विन मेथड, उसके अंदर भी आपको दिख रहा है कि उसके अंदर भी क्या होगा, अगर आप सोडियम फॉस्फेट से रिएक्शन कराते हैं इस कैटायन की, तो ये कैटायन क्या करता है, ये कैटायन आपका कॉम्प्लेक्स बना के ये भी सेपरेट आउट हो जाता है। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी सी रिएक्शन दिख रही है। आज हर रिएक्शन में आपको ये देखने को मिल रहा है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम सेपरेट आउट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम टाइम क्या, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम, जिसमें से मैक्सिमम टाइम ज्यादातर क्वेश्चन कैल्शियम कार्बोनेट वाले आएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनते हो प्रेसिपिटेट आउट। तो सुनना मेरी बात, क्वेश्चन कैसे डील करने हैं, क्वेश्चन डील करने के लिए कोई भी नई थ्योरी नहीं पढ़ानी, जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है उसी से क्वेश्चन 33 समझ कैसे, जैसे कि मान लो आपके पास क्या है, आपके पास कोई पानी है जिसको मैं हार्ड वाटर बोल रहा हूँ, इस हार्ड वाटर के अंदर कुछ कैल्शियम, इसको मैंने ट्रीट किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करके ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, क्वेश्चन में आपके पास इसका हिंट होता है, इसका हिंट होता है और आपसे क्वेश्चन बोलता है कि मेरे को बता दो हार्डनेस ऑफ वाटर कितनी है, हार्डनेस ऑफ वाटर बता दो कितनी है, और वो भी बताओ ppm। ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, वो समझ लो अगर नहीं पता है। जैसे हम लोगों ने आपको याद होगा पढ़ा था परसेंटेज वेट बाय वेट, पढ़ा था और पढ़ा था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो हम बोलते थे कि मान लो 4% लिखा हुआ वेट बाय वेट, तो हम बोलते थे 4 ग्राम प्रेजेंट होगा 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो बोलते थे। तो परसेंटेज वेट बाय वेट इज 4 ग्राम प्रेजेंट होगा, अगर आपके पास 4% लिखा हुआ एग्जांपल, तो हम इसको कैसे क्रैक करते थे, 4 ग्राम होगा आपके पास 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सिमिलरली अगर आपके पास 4 ppm लिखा हुआ है तो उसको कैसे क्रैक करेंगे कि 4 ग्राम मौजूद होगा किसके अंदर, 10⁻6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, वहाँ 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है जी। अगर ग्राम बाय ग्राम चल रहा है, वेट बाय वेट चल रहा है, तो 4 ग्राम मौजूद है 10⁻6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर। अगर वेट बाय वॉल्यूम चल रहा है तो 4 ग्राम आपका प्रेजेंट है किसके अंदर, 10⁻6 ml के अंदर। आई बात समझ में, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे ppm में आंसर बताना होगा। जैसे एक क्वेश्चन करेंगे, एक ना 10 लीटर आपको दे रहा है कि ये 10 लीटर है पानी,
और आपसे कह रहा है कि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया, वो कितना है 0.74 ग्राम है। और ऐसा करके मेरे को बताओ कि टेम्परेचर ये जो हार्डनेस है, ये हार्डनेस आपकी कितना है ppm के अंदर। देखो ध्यान से सुनो, तो करूँ क्या, ध्यान से सुनना, सामने ध्यान से देखो। मैं ऐसा करूं कि यहां से मैं बोलूं कि इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा। बोला होगा कि नहीं? इन दोनों के इक्विवेलेंट आपस में लगा होगा। यस। इसके इक्विवेलेंट के फ्रॉम ये क्या हिंट दिया गया, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू इसका इनपुट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो गिवन मास कितना है, गिवन मास है आपका 0.74, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 74 इनटू इसका n फैक्टर 2, तो इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ गया। कितने आ गए 0.02 0.02। ठीक है, तो इसको मैंने 0.02 लिख लिया। ये क्या हो गया 0.02 आपका इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का अगर यहाँ से वेट निकालूं, तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपको निकालना तो दैट विल बी इक्वल्स टू क्या, दैट विल बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट आपने अभी भी निकाले 0.02, इक्विवेलेंट वेट होता है क्या, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अगर मैं काटा पीटी करूं तो 100 से 100 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया 1 ग्राम आ गया कैल्शियम कार्बोनेट आ गया। तो यहाँ तक तो हम आगे अपने इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट से, या तो ऐसे कर लो या फिर जैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको दे रखी थी उसमें मूल कॉन्सेप्ट से कर लो, दोनों से आप यहाँ तक आ जाओ। ठीक है, उसके बाद फाइनली क्या करना होता है, आपको बतानी होती है हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपको बताना है तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट बताते हो क्या करते हैं, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100, ये तो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मेरे पास इनिशियली 10 लीटर रेट है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10/6, ये होगा हमारा आंसर। तो ये जब मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये है 1, ये कितना है ml में अगर बोलूंगा तो कितना 10,000। ठीक है, और ये कितना है 10/6, काटाकुटी करूं तो कितना आता है 100 ppm। यहाँ से क्या देखा है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 100 ppm ऑप्शन ए है। इतना शुरू करें, टाइम नहीं बचेगा नहीं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं लिखता नहीं सर, वो तो खुद से करूँगा। कौन बोला है सर, बोला ना, चेक कर लीजिए, चेक कर लो। आगे देखा कॉपी लेके आया, कॉपी ओके सर, कितना लिखा है देखा, नोट कहाँ से करना है, नोट कहाँ से करना भाई। तो भाई